साल 2000 कर्नाटक की 350 एकड़ से ज्यादा जमीन एक सौदा होता है, कुछ बयाना दिया जाता है और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है कि मामला अगले 25 साल तक अदालतों के चक्कर काटता रहता है। जी, और ये कोई सीधी-सादी कहानी नहीं है। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। बिल्कुल, एक असली जमीनी विवाद जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और इसमें सब कुछ है। एक सौदा रद्द करने का नोटिस है, फिर उसी ज़मीन को किसी और को बेच देना है, और फिर सालों तक चलने वाली एक बहुत ही पेचीदा कानूनी लड़ाई है। तो आज हम इसी उलझे हुए केस की गांठें खोलने वाले हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की गहराई में जाएंगे जिसने एक तरह से इस गुत्थी को सुलझाया। और इस दौरान हम दो बहुत बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ, पहला सवाल तो ये कि क्या कोई भी इंसान सिर्फ एक नोटिस बेचकर किसी प्रॉपर्टी के सौदे को एक तरफा रद्द कर सकता है? और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, कि कानून की नजर में एक नेक नियत खरीदार या बोनाफाइड परचेजर होने का असली मतलब क्या होता है। बिल्कुल। मतलब आप कब कह सकते हैं कि आपने कोई चीज अच्छी नीयत से खरीदी और आपको पुराने विवादों की कोई जानकारी नहीं थी? तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है। तो तारीख थी 28 अप्रैल 2000। जी। कर्नाटक के हावेरी जिले में 354 एकड़ कृषि भूमि का सौदा तय हुआ। कुछ मालिक थे जिन्हें हम अपनी आसानी के लिए असली विक्रेता कहेंगे, हाँ। और उन्होंने इस जमीन को कुछ लोगों को, जिन्हें हम पहले खरीदार कहेंगे, बेचने का एक समझौता किया। और ये सौदा करीब 27 लाख रुपए में तय हुआ था। उस वक्त 2 लाख रुपए बयाने के तौर पर दिए भी गए। इसे कानूनी भाषा में अग्रीमेंट टू सेल या एटीएस कहते हैं। तो शुरुआत तो ठीक लग रही थी, लेकिन कहानी में पहला पेंच यहीं से आया। बिल्कुल, सब कुछ ठीक लग रहा था, पर ऐसा था नहीं। क्या हुआ था? 2001 में, मतलब सौदे के 1 साल बाद ही, विक्रेताओं के ही एक भतीजे ने उसी जमीन पर अपना हक जता दिया। अच्छा। हाँ, और उसने एक अलग मुकदमा दायर कर दिया। जैसे ही ये मुकदमा हुआ, अदालत ने उस जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया। एक मिनट, ये यथास्थिति या स्टेटस को का मतलब क्या हुआ आम भाषा में? क्या? इसका मतलब है कि अब उस जमीन का कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यथास्थिति का मतलब है जो जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब अब उस जमीन को ना तो बेचा जा सकता था, ना खरीदा जा सकता था, और ना ही उसके मालिकाना हक में कोई बदलाव हो सकता था। जब तक कि वो भतीजे वाला मुकदमा निपट ना जाए। जी। तो एक तरह से वो 27 लाख का जो सौदा था वो बीच में ही अटक गया। तो अब खरीदार और विक्रेता दोनों ही फंस गए। फिर आगे क्या हुआ? यही से मामला और दिलचस्प होता है। 2 साल और बीत गए। 10 मार्च 2003 को असली क्रेताओं ने पहले खरीदारों को एक कानूनी नोटिस भेजा। कानूनी नोटिस? उसमें क्या लिखा था? क्रेता की मृत्यु हो गई थी। अच्छा। और इन वजहों का हवाला देते हुए उन्होंने नोटिस में साफ कहा कि अब वे ये सौदा पूरा नहीं कर सकते। रुकिए, ये तो बहुत अजीब बात है। क्या कोई बस ऐसे ही एक तरफा फैसला ले सकता है? उन्होंने तो यही किया। उन्होंने खरीदारों से कहा कि वे आकर अपनी 2 लाख रुपए की बयाने की रकम वापस ले लें। और धमकी भी दी होगी। हाँ, एक तरह से। उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने में वे ऐसा नहीं करते हैं तो ये समझौता रद्द मान लिया जाएगा। मतलब बयाना लेने के बाद आप अपनी किसी परेशानी का बहाना बनाकर कह दें कि सौदा कैंसिल। क्या ये कानूनी तौर पर सही है? यही तो इस पूरे केस का सबसे बड़ा कानूनी सवाल था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बहुत गहराई से विचार किया। आमतौर पर आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक अनुबंध दो तरफा वादा होता है ना। हाँ। भतीजे का मुकदमा या किसी की मृत्यु, ये विक्रेताओं की तरफ की समस्याएं थीं। इसमें खरीदारों की तो कोई गलती नहीं थी। सही बात है। तो उन पहले खरीदारों ने इस नोटिस का क्या जवाब दिया? क्या उन्होंने पैसे वापस ले लिए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तुरंत उस नोटिस का जवाब दिया। और क्या कहा जवाब में? अपने जवाब में उन्होंने साफ साफ लिखा कि उन्होंने अपनी तरफ से समझौते की कई शर्तें पूरी की हैं, जैसे जमीन का सर्वे करवाना और उस पर जो किराएदार थे उनको भी व्यवस्थित करना। मतलब उन्होंने दिखाया कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। जी, और उन्होंने ये भी कहा कि वे सौदा पूरा करने के लिए हमेशा से तैयार हैं और रहेंगे, इसलिए बयाने की रकम वापस लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो उन्होंने गेंद वापस विक्रेताओं के पाले में डाल दी। बिल्कुल। फिर विक्रेताओं ने क्या किया? कुछ नहीं। उस जवाब के बाद उनकी तरफ से पूरी चुप्पी छा गई। और फिर कई साल बीत गए। और फिर आया कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। फरवरी 2007 में उस भतीजे ने अपना मुकदमा वापस ले लिया। हाँ, और इसका मतलब था कि जमीन पर लगा यथास्थिति का आदेश हट गया। यानी अब जमीन बेची जा सकती थी। और आपको हैरानी होगी कि मुकदमा वापस होने के कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने पहले खरीदारों को बुलाया होगा। नहीं, असली विक्रेताओं ने वही 354 एकड़ जमीन
नए खरीदारों को 71 लाख रुपए में बेच दी। वाह, मतलब जैसे ही रास्ता साफ हुआ उन्होंने फौरन जमीन किसी और को बेच दी, वो भी दोगुनी से ज्यादा कीमत पर। जी, साल 2000 में 27 लाख का सौदा, 2007 में 71 लाख में। ये तो साफ साफ नियत में खोट वाली बात लगती है। जब पहले खरीदारों को इस बारे में पता चला तो वे सीधे अदालत गए। उन्होंने असली विक्रेताओं और इन नए खरीदारों दोनों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। और अदालत से क्या मांग की? उन्होंने अदालत से मांग की कि उनके साथ हुए मूल समझौते को लागू करवाया जाए। इसी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं ना? ये कोई फैंसी कानूनी शब्द लग रहा है। हाँ, कानून की भाषा में इसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि पहले खरीदार अदालत से कह रहे थे, हमें हमारा पैसा ब्याज के साथ वापस नहीं चाहिए। हमें वही चीज चाहिए जिसका सौदा हुआ था, यानी वो जमीन। बिल्कुल, जैसे आपने किसी से एक खास विंटेज कार खरीदने का सौदा किया और बाद में बेचने वाला मुकर जाए, तो आप पैसे वापस लेने के बजाय अदालत से कहें कि मुझे वही कार दिलवाई जाए। समझ गया। तो निचली अदालतों में क्या हुआ? मामला उलझा रहा। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जो नए खरीदार हैं वो नेक नियत थे, उन्हें पुराने सौदे की जानकारी नहीं थी, इसलिए अब ये नई बिक्री रद्द नहीं हो सकती। और पहले खरीदारों का क्या? ट्रायल कोर्ट ने कहा कि हाँ, पहले खरीदारों को उनकी 2 लाख की रकम ब्याज समेत वापस मिलनी चाहिए। लेकिन फिर मामला कर्नाटक हाई कोर्ट गया। जी, और हाई कोर्ट ने इस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। अच्छा। हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि नए खरीदारों को पहले वाले समझौते की जानकारी थी, इसलिए वे नेक नियत खरीदार नहीं माने जा सकते। तो जमीन पहले खरीदारों को मिलेंगी? हाई कोर्ट के हिसाब से हाँ, उन्हें जमीन पहले खरीदारों को ही देनी होगी। अब मामला पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बड़े पक्ष थे। एक तरफ पहले खरीदार जो अपना हक मांग रहे थे, और दूसरी तरफ नए खरीदार जो कह रहे थे कि उन्होंने तो सही तरीके से पैसे देकर जमीन खरीदी है, उनका क्या कसूर। सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 2 मुख्य कानूनी सवालों पर परखा। पहला सवाल, क्या विक्रेताओं द्वारा 2003 में भेजा गया वो रद्दीकरण का नोटिस कानूनी रूप से वैध था? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। नए खरीदारों का तर्क था कि जब वो नोटिस भेजा गया और पहले खरीदारों ने उसे 1 महीने में चुनौती नहीं दी, तो वो सौदा तो तभी खत्म हो गया था। ये एक मजबूत तर्क लगता है ना? लगता तो है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत गहरी जांच की। अदालत ने कहा कि हमें ये देखना होगा कि क्या समझौता अपनी प्रकृति में समाप्त होने योग्य यानी डिटर्मिनेबल था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब, क्या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शर्त लिखी थी कि कोई एक पक्ष जब चाहे कुछ खास वजहों से इसे खत्म कर सकता है? और क्या ऐसी कोई शर्त थी? नहीं, इस मामले में समझौते में एक तरफा रद्दीकरण की कोई शर्त नहीं थी। विक्रेताओं ने अपनी सुविधा के लिए इसे रद्द करने की कोशिश की, जो खरीदारों की कोई गलती नहीं थी। ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ऐसा एक तरफा नोटिस भेजना सौदे की वैध समाप्ति नहीं है, बल्कि ये अनुबंध का उल्लंघन है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तो समाप्ति और उल्लंघन में बहुत बड़ा कानूनी फर्क है। बहुत बड़ा। इसका मतलब था कि वो समझौता कभी मरा ही नहीं, वो अभी भी जीवित और लागू करने योग्य था। तो पहले खरीदारों को उस नोटिस को अलग से चुनौती देने की कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, उनका सीधे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मुकदमा करना एकदम सही था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो साफ कर दिया कि वो रद्दीकरण का नोटिस गैर कानूनी था और पुराना सौदा अभी भी जिंदा था। लेकिन कहानी में एक और किरदार है, वो नए खरीदार। हाँ, जिन्होंने 71 लाख में जमीन खरीदी थी। उनका क्या वे इस सब में बेकसूर नहीं थे? यही दूसरा और सबसे दिलचस्प सवाल था जिस पर कोर्ट ने विचार किया। क्या नए खरीदार वाकई नेक नियत खरीदार यानी बोनाफाइड परचेसर्स थे, जिन्हें पुराने सौदे की कोई जानकारी नहीं थी? क्योंकि कानून तो ऐसे खरीदार को बचाता है ना। हाँ, कानून ऐसे खरीदार को बचाता है जिसने बिना किसी जानकारी के अच्छी नियत से कोई संपत्ति खरीदी हो। और क्या उन्हें ये जानकारी नहीं थी? यहीं पर केस का सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। क्या? सुनवाई के दौरान नए खरीदारों ने खुद स्वीकार किया कि जमीन खरीदने से पहले असली विक्रेताओं ने उन्हें वो रद्दीकरण का नोटिस दिखाया था। क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने वो नोटिस देखा था? हाँ, जो उन्होंने पहले खरीदारों को भेजा था। फिर तो वो नेक नियत कैसे हुए? ये तो ऐसा हुआ कि आप एक घर खरीद रहे हैं और बेचने वाला आपको खुद बता रहा है कि देखिए, इस घर पर पहले एक विवाद था, जिसे मैंने एक नोटिस भेजकर खत्म कर दिया है। हाँ। एग्जैक्टली। यहीं पर गुड फेथ और नोटिस का कानूनी सिद्धांत काम आता है। कानून कहता है कि जानकारी का मतलब सिर्फ वो नहीं जो आप जानते हैं,
बल्कि वो भी है जो आपको जानना चाहिए था अगर आपने जानबूझकर लापरवाही ना की होती। मतलब अगर आपके सामने कोई लाल झंडा लहरा रहा हो तो आप आंखें बंद करके ये नहीं कह सकते कि मैंने कुछ नहीं देखा। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो रद्दीकरण का नोटिस एक बहुत बड़ा लाल झंडा था। उस नोटिस में पहले खरीदारों के नाम और पते तक लिखे हुए थे। अच्छा। एक सावधान और नेक नियत खरीदार होने के नाते नए खरीदारों का फर्ज बनता था कि वे उन पहले खरीदारों से संपर्क करके सच्चाई का पता लगाते। उनसे पूछते कि भाई क्या आपने अपनी बयाने की रकम वापस ले ली है, क्या आप सौदा छोड़ चुके हैं। जी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे जानबूझकर जांच से बचना या विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम इंक्वायरी माना। अदालत ने कहा कि आपने सच जानने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए अब आप ये दलील नहीं दे सकते कि आप अनजान या नेकनियत थे। और फैसला दिया कि वे नेक नियत खरीदार नहीं थे। जी तो इन सभी तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया हाँ, मतलब पहले खरीदार केस जीत गए। और ये तय हो गया कि नए खरीदारों को जमीन पहले खरीदारों के नाम करनी होगी। आखिरकार 25 साल बाद इंसाफ मिला। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अदालत ने यहाँ एक असाधारण कदम उठाया जिसने इस फैसले को ऐतिहासिक बना दिया। वो क्या था? अदालत ने ये देखा कि इस पूरी लड़ाई में 18 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। नए खरीदारों ने 2007 में 71 लाख रुपए दिए थे और इतने सालों में उन्होंने भी उस जमीन पर कुछ न कुछ निवेश किया होगा। जमीन की कीमतें भी आसमान छू चुकी थीं। सही बात है। तो अदालत को लगा कि सिर्फ कानून लागू करना काफी नहीं है, न्याय को संतुलित करना भी जरूरी है। तो इस संतुलन के लिए कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने आदेश दिया कि पहले खरीदार नए खरीदारों को सौदे की बची हुई रकम, जो लगभग 18,83,000 रुपए थी, वो तो देंगे ही, ठीक है। लेकिन उस पर 16% वार्षिक ब्याज भी देंगे, जो 2007 से गिना जाएगा। ये तो ठीक लगता है, उचित है। पर रुकिए, इसके अलावा अदालत ने कहा कि पहले खरीदारों को एक अतिरिक्त मुआवजे के तौर पर 5 करोड़ रुपए और देने होंगे। 5 करोड़? एक मिनट, क्या केस जीतने के बाद भी उन्हें 5 करोड़ रुपए देने पड़े? जी, 5 करोड़। ये कैसा इंसाफ हुआ? ये तो जीतने वाले के लिए सजा जैसा लग रहा है। ये सजा नहीं बल्कि न्याय को संतुलित करने का तरीका था। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही व्यावहारिक फैसला लिया। कानून के किताबों में इसे बैलेंसिंग द इक्विटीज कहते हैं। अच्छा। अदालत ने माना कि 18 साल बहुत लंबा समय होता है। सिर्फ कानूनी हक दिलाना काफी नहीं है, बल्कि यह भी देखना होगा कि आज की तारीख में सभी पक्षों के लिए क्या निष्पक्ष है। मतलब कोर्ट ने कहा कि आपको आपका हक मिलेगा, लेकिन इतने सालों में जो परिस्थितियां बदली हैं, उसकी कीमत भी आपको चुकानी होगी। बिल्कुल। नए खरीदारों ने भी 18 साल उस जमीन पर गुजारे, शायद उस पर कोई काम किया हो। अदालत ने उनके उस समय और निवेश को भी एक तरह से मान्यता दी और उसकी कीमत तय की। केवल ये पूरी रकम, बकाया राशि, ब्याज और ये 5 करोड़ चुकाने के बाद ही जमीन पहले खरीदारों को वापस मिलेगी। जी बिल्कुल। तो 25 साल के लंबे इंतजार के बाद पहले खरीदारों को उनकी जमीन तो वापस मिल गई, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर। यह फैसला वाकई कानून और न्याय के एक बहुत ही गहरे पहलू पर सोचने के लिए मजबूर करता है। सही कहा। ये दिखाता है कि न्याय हमेशा सिर्फ काले और सफेद में नहीं होता। कभी कभी अदालतें भी बदलती परिस्थितियों और सभी पक्षों के हितों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। तो ये मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या न्याय का मतलब सिर्फ किसी अनुबंध या नियम को अक्षरशः लागू कर देना है, चाहे कितना भी समय क्यों न बीत गया हो? या फिर असली न्याय तब होता है जब अदालतें कानून की किताबों से आगे जाकर एक ऐसा रास्ता निकालती हैं जो व्यावहारिक हो और मौजूदा हालात में सबके लिए निष्पक्ष हो। ये सवाल सिर्फ जमीन के सौदों का नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी के कई फैसलों में भी लागू होता है। क्या हमेशा सिर्फ सही या गलत होता है, या कभी-कभी बीच का रास्ता ही सबसे बड़ा न्याय होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।